हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश शाह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटेरिक फीवर के बारे में। तो बेसिकली जो एंटेरिक फीवर है इसे ज़्यादातर लोग टाइफाइड फीवर के नाम से पहचानते हैं। तो देखो, एंटेरिक फीवर मेनली बेसिकली जो दूसरा नाम है इसका नाम है टाइफाइड फीवर। तो इसका टाइफाइड फीवर और एंटेरिक फीवर जो भी बोलो, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी। सो पैराटाइफी में भी 3 वेरिएंट है, पैराटाइफी ए, बी एंड सी। दो टाइप का ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, एक है साल्मोनेला टाइफी और दूसरा है साल्मोनेला पैराटाइफी। तो पहला है साल्मोनेला टाइफी एंड दूसरा है पैराटाइफी। और पैराटाइफी का 3 वेरिएंट है कि ए, बी एंड सी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम बेसिकली पहले इसके जान लेते हैं इसका फैमिली कौन है। तो फैमिली है बेसिकली एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली का एक मेन फीचर है कि ऑल द organism of enterobacteriaceae is gram negative. So they are gram negative bacilli and mainly मतलब वो स्लाइड पे कैसा दिखता है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, पिंक कलर का। तो पिंक कलर का ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। फिर और भी फीचर है जो एक कैटालाइज पॉजिटिव होता है, ज़्यादातर एंटेरोबैक्टीरियसी ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है। तो ये हम एंटेरोबैक्टीरियसी का जब चैप्टर पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिर है कि क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म है, जो साल्मोनेला का ऑर्गेनिज्म है, वो हमारा कौन सा डिजीज कॉज करता है उसके वेरिएंट पे। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है कि टाइफाइडल एंड सेकंड है नॉन टाइफाइडल। टाइफाइडल मतलब जो ऑर्गेनिज्म टाइफाइड कॉज करता है एंड नॉन टाइफाइडल मतलब जो टाइफाइड के अलावा दूसरा कुछ कॉज करता है। तो टाइफाइडल ऑर्गेनिज्म में दो है मेनली, साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी। तो मैंने पहले भी बोला था कि पैराटाइफी का 3 वेरिएंट है, ए, बी एंड सी। तो टाइफाइडल साल्मोनेला और पैराटाइफाइडल साल्मोनेला जो है इसका मेन होस्ट है ह्यूमन। तो ओनली ह्यूमन ही इसका होस्ट है। और नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला में हम कुछ नाम देखेंगे कि साल्मोनेला कोलेरीस्विस एंड साल्मोनेला डबलिन। तो ये है नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला। तो देखो, कोलेरीस्विस मतलब कॉलेरा नाम से ही पता चल रहा है कॉलेरा कॉज करता है। स्विस मतलब इसका जो होस्ट है ये है पिग। तो देखो, ये ऑर्गेनिज्म का होस्ट सिर्फ पिग नहीं है, और भी दूसरा दूसरा डोमेस्टिक एनिमल, डॉग, कैट, ऐसा बहुत सारा एनिमल है जो इसका होस्ट है। तो फिर हम देखेंगे कि दूसरा क्लासिफिकेशन जो है मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालिसिस करके जो इसका क्लासिफिकेशन बनाया गया है। तो ये हाईली क्लासिफाइड है। तो इसके अंडर में 2 कैटेगरी है जो है साल्मोनेला एंटेरिका एंड साल्मोनेला बोनगोरी। तो पहला है साल्मोनेला एंटेरिका एंड दूसरा है साल्मोनेला बोनगोरी। तो अब हम देखेंगे कि एंटीजेनिक स्ट्रक्चर मतलब इस जो साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी है इसमें कौन सा एंटीजन मेन कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। तो पहला जो एंटीजन है वो है कि सोमेटिक एंटीजन और ओ एंटीजन डिनोटेड एज ओ। सेकेंड जो एंटीजन है वो है फ्लैजेलर एंटीजन और एच एंटीजन। एंड थर्ड मेन एंटीजन है सरफेस एनवेलप एंटीजन और वीआई एंटीजन। तो अब पहले हम सोमेटिक एंटीजन और फ्लैजेलर एंटीजन के बारे में जो डिफरेंस है वो देख लेंगे एक एक करके, एंड फिर हम देखेंगे कि सरफेस एनवेलप एंटीजन के बारे में। तो चलो देखते हैं। तो सोमेटिक एंटीजन एंड फ्लैजेलर एंटीजन। तो सोमेटिक एंटीजन में पहला जो प्रॉपर्टी है, जो सोमेटिक एंटीजन की जो टाइफाइड है, टाइफाइडल साल्मोनेला, उसका सेल वॉल का जो लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर है उसका पार्ट है सोमेटिक एंटीजन। और जो फ्लैजेलर एंटीजन है वो इसका फ्लैजेला का पार्ट है, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। प्रोटीन फ्लैजिलिन, जो फ्लैजेला में प्रोटीन रहता है उसको बोलते हैं फ्लैजिलिन। तो वो प्रोटीन का ही पार्ट है फ्लैजेलर एंटीजन। दूसरा पॉइंट है कि वो एंटीजन लेस इम्यूनोजेनिक एंड फ्लैजेलर एंटीजन मोर इम्यूनोजेनिक। तो इधर इम्यूनोजेनिक का मतलब क्या है? इम्यूनोजेनिक का मतलब है कि अगर मान लो साल्मोनेला टाइफी तुम्हारा शरीर में एंटर किया, तो एंटर करने के बाद जो वो एंटीजन एक्सप्रेस करेगा तुम्हारा बॉडी में, तो तुम्हारा बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो वीक होगा। मतलब वो इम्यून रिस्पॉन्स को ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा तुम्हारा इम्यून रिस्पॉन्स को।
दूसरी तरफ जो एच एंटीजन जब एक्सप्रेस होगा तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होगा उसके अगेंस्ट, मतलब ज़्यादा इम्यून रेस्पॉन्स शो करेगा। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो है जो सोमेटिक एंटीजन पहले ही अपीयर करता है और पहले ही डिसअपीयर कर जाता है, मतलब सबसे पहले वो आता है और सबसे पहले वो चला जाता है। एंड सो जो सबसे पहले आया जो सबसे आगे चला गया, मतलब वो पहले पहले हाफ में ही चला गया, मतलब वो क्या इंडिकेट करेगा कि वो रिसेंट इन्फेक्शन इंडिकेट करेगा, मतलब जो शुरू का जब इन्फेक्शन होगा तभी वो एंटीजन हमारा बॉडी में डिटेक्ट हो सकेगा, क्योंकि बाद में तो वो डिसअपीयर कर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो फ्लैजेलर एंटीजन है वो देर से आता है एंड देर से जाता है, मतलब वो हमारा क्लिनिकल स्टेज का जो लास्ट पार्ट में वो रहेगा बेसिकली हमारे बॉडी में, तो वो इंडिकेट करता है कन्वालेसेंट स्टेज, मतलब जब हमारा रिकवरी फेज है वो रिकवरी फेज में वो हमारा ब्लड में अपीयर करता है। जो चौथा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो है कि जब वो एंटीजन एंड इसका एंटीसेरा मतलब वो एंटीबॉडी जब एक स्लाइड में लेके तुम एग्लूटिनेशन रिएक्शन करोगे तो जो एग्लूटिनेशन होगा तो उसमें जो एग्लूटिनेट होगा तो चौकी ग्रैनुलर क्लम्प, मतलब डॉट 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 जो ग्रैनुल तुम देख सकोगे उसमें। दूसरी तरफ जब तुम एच एंटीजन एंड एच एंटीबॉडी लेके एग्लूटिनेशन रिएक्शन करोगे तो तुम्हें लार्ज लूज फ्लाफी क्लम्प मिलेगा, मतलब एक धागे जैसा और फ्लाफी मतलब फुला हुआ जैसा जो सोन पापड़ी होता है और जो मेला में दिखते हो ना जो मिठाई हवाई मिठाई जो बोलता है, तो ठीक ऐसी तरह का तुम्हें कॉलोनी दिखेगा। फिर फिफ्थ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि एग्लूटिनेशन जो होता है जो वो एंटीजन एंड वो एंटीबॉडी का वो बहुत ही स्लो होता है, मतलब वो स्लो रिएक्शन करता है, लेकिन दूसरी तरफ एच एंटीजन एच एंटीबॉडी का जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो फास्ट है और रैपिड। फिर ओ एंटीजन का जो एग्लूटिनेशन होगा उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब बेस्ट टेम्परेचर है 55 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर एच एंटीजन ये है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख लो फिर से ये हमारा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि वो एंटीजन सेल वॉल का पार्ट है, वो है फ्लैजेलर एंटीजन के पार्ट। लेस इम्यूनोजेनिक वो एंटीजन, मोर इम्यूनोजेनिक एच एंटीजन। जब एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है तो वो चौकी ग्रैनुलर क्लम्प फॉर्म करता है वो एंटीजन, वो एच एंटीजन फॉर्म करता है लार्ज लूज फ्लफी क्लम्प। दूसरी तरफ ओ एंटीजन का एग्लूटिनेशन रिएक्शन स्लो होता है, एच एंटीजन का फास्ट होता है। और ओ एंटीजन का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, एच एंटीजन का है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओ एंटीजन पहले आता है और पहले ही चला जाता है, लेकिन एच एंटीजन जो आता है लेट आता है, लेट चला जाता है। तो लेट चला जाता है मतलब हमारा इन्फेक्शन का लेट स्टेज में वो डिटेक्ट होगा हमारा ब्लड में। तो ये था डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन सोमेटिक एंटीजन और ओ एंटीजन एंड फ्लैजेलर एंटीजन और एच एंटीजन। तो अब हम देखेंगे कि वीआई एंटीजन के बारे में। वीआई एंटीजन मतलब सरफेस एनवेलप एंटीजन, मतलब ये एंटीजन उस बैक्टीरिया का सरफेस में रहता है। तो देखो सेम वी आई एंटीजन, वी आई फॉर वायरुलेंस, तो वी आई एंटीजन रिलेटेड है वायरुलेंस से, मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट है। फिर ये कौन सा टाइप में और स्पीसीज में ज़्यादा पाया जाता है कि साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी का सी वेरिएंट जो मेनली सी वेरिएंट है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा डबलिन एंड अदर सम स्ट्रेन्स। तो फिर है कि ये वी आई एंटीजन पोरली इम्यूनोजेनिक है, मतलब बॉडी में ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं शो करता। सो ये वाइडल टेस्ट में यूज़ नहीं होता। वाइडल टेस्ट क्या है? वाइडल टेस्ट बेसिकली एक सेरोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें बॉडी में हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करना होता है साल्मोनेला टाइफी का एंटीजन के अगेंस्ट, मतलब साल्मोनेला टाइफी ने कोई एंटीजन बॉडी में एक्सप्रेस किया, उसके रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया उसके अगेंस्ट। सो बेसिकली वाइडल टेस्ट में हम वो एंटीबॉडी जो हमारा बॉडी ने प्रोड्यूस किया उसको डिटेक्ट करेंगे एंड डिटेक्ट करके उस हम देखेंगे कि उसका टाइटर कितना है, उसके बेसिस पे हम रिलेट करेंगे कि इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर है, माइल्ड है और मॉडरेट है जो भी है, और हम डिटेक्ट करेंगे कि हम कंफर्म करेंगे कि साल्मोनेला टाइफी का और पैराटाइफी का इन्फेक्शन है। तो बेसिकली ये वाइडल टेस्ट है एंड ये वाइडली यूज होता है एंड ओल्डेस्ट टेस्ट है फॉर डिटेक्शन ऑफ साल्मोनेला टाइफी। फिर है वी आई एंटीजन अर्ली डिसअपियर हो जाता है कॉन्वलेसेंस फेज में, मतलब जब हम रिकवरी जस्ट शुरू होता है तब ये डिसअपियर हो जाता है हमारा बॉडी से। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कैरियर स्टेज में रहता है, मतलब जो कैरियर है जो पर्सन, मान लो कोई पर्सन साल्मोनेला टाइफी का कैरियर है तो उसके ब्लड में हम वी आई एंटीजन डिटेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि वो उसके बॉडी में साल्मोनेला टाइफी ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड जो बहुत दिन से प्रेजेंट है कैरियर, मतलब वो बहुत दिन से कैरी कर रहा है उसको,
तो बहुत दिन से प्रेजेंट है, और साल्मोनेला का जो वी आई एंटीजन है उसका ब्लड में रहता है, तो हम वी आई एंटीजन को डिटेक्ट कर सकेंगे उसके शरीर में। और मेन जो इसका पॉइंट है वी आई एंटीजन के बारे में कि ये हमारा वैक्सीन जो वैक्सीन है वो वैक्सीनेशन में यूज़ होता है वी आई एंटीजन, क्योंकि ये लेस इम्यूनोजेनिक है, मतलब ये इम्यून रिएक्शन कम करता है लेकिन जो थोड़ा बहुत करता है उसके रिलेटेड हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंड उसके मेमोरी बन जाता है बॉडी में, जो कि अगर कभी भी फ्यूचर में मान लो साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ तो वो बॉडी फटाफट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा एंड हमारा जो इन्फेक्शन हुआ उसको कम कर देगा। तो इसके लिए हम वी आई एंटीजन यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लेस इम्यूनोजेनिक है। मतलब अगर हाईली इम्यूनोजेनिक हुआ कोई एंटीजन और उसका हम वैक्सीनेशन में यूज़ किया तो हमारा बॉडी में जाने के बाद वो हाईली इम्यून रिस्पॉन्स कर देगा, तो हम बहुत ज़्यादा हमारा तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो हम तो नहीं चाहते कि तबीयत ख़राब हो, हम चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट हम साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट हमारा शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो। तो इसके लिए जो लेस इम्यूनोजेनिक है वो वी आई एंटीजन हम वैक्सीनेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर हम देखेंगे कि टाइफाइडल साल्मोनेला के बारे में, मतलब साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी। तो जो पैथोजेनेसिस फर्स्ट हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस मेनली हमारा ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, मतलब हम जो जब कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेते हैं, इंटेक करते हैं, साल्मोनेला टाइफी जिसमें रहता है, तो हमारा शरीर में वो एंटर कर जाता है एंड इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इन्फेक्टिव डोज कितना है, मतलब कितना साल्मोनेला हमारा शरीर में एंटर किया तो हमारा शरीर में उसका क्लिनिकल फीचर आना शुरू होगा। तो इन्फेक्टिव डोज है मेनली 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 6 बेसिलाई, मतलब 10 टू द पावर 3 से 6 बेसिलाई हमारा शरीर में एंटर किया तो इसका हमारा इन्फेक्शन कॉज करने के काबिल होगा साल्मोनेला टाइफी, एंड हमारा क्लिनिकल सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। तो देखो ये 10 टू द पावर 3 से 6 ये जो रेंज है ये मतलब जो नंबर है थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये एसिड लेवाइल है, मतलब जो हमारा जब हमारा स्टोमक में जाता है तो गैस्ट्रिक एसिड है, वो गैस्ट्रिक एसिड इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो गैस्ट्रिक एसिड से एस्केप करने के लिए ज़्यादा मात्रा में साल्मोनेला हमारा शरीर में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, तो उसमें से कुछ बच जाएगा जो इन्फेक्शन कॉज कर सकेगा, और ज़्यादातर ही हमारा शरीर के स्टोमक में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि रिस्क फैक्टर के बारे में, मतलब कौन सा चीज़ जो साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी के इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करता है। तो पहला जो है सो है हमारा डिक्रीज एसिडिटी, मतलब स्टोमक में अगर एसिडिटी कम हो जाएगा तो साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी का इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? मैंने अभी बताया है कि ये एसिड लेवाइल है, जो एसिड मतलब ये एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाता है ईज़िली। तो अगर एसिड कम हो गया तो इसको स्टोमक में जाने के बाद इन्फेक्शन कॉज करने का ज़्यादा मौका मिल जाएगा। तो डिक्रीज स्टोमक एसिडिटी से ये ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो डिक्रीज स्टोमक का एसिडिटी कब कम हो जाता है, तो इसका मेनली 3 कारण हो सकता है कि जो चाइल्ड लेस देन 1 ईयर एज, तो छोटा बच्चा में लेस देन 1 ईयर एज का चाइल्ड में जो स्टोमक का एसिडिटी है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता एंड ज़्यादा एसिड भी प्रोड्यूस नहीं होता। और दूसरा हो सकता है कि क्रॉनिक एंटासिड इन्फेक्शन, मतलब जो एंटासिड है वो हमारा स्टोमक का एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और एसिड सिक्रेशन को कोई एंटासिड एसिड सिक्रेशन को कम कर देता है, तो उसके वजह से एसिडिटी कम हो सकता है। और तीसरा है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो एक ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसके वजह से हमारा स्टोमक का डैमेज हो सकता है। ये 3 कारण हो सकता है डिक्रीज स्टोमक एसिडिटी का। और दूसरा रिस्क फैक्टर है कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, फिर है प्री और जीआई सर्जरी, मतलब आगे कोई जीआई का ट्रैक्ट का सर्जरी हुआ हो तो उसमें से मतलब मान लो कि तुम्हारा स्टोमक का आधा हिस्सा बाद दे दिया गया, तो उसके वजह से स्टोमक का जो एसिडिटी है या एसिड प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है। फिर हो सकता है कि तुम्हारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो एंटीबायोटिक लेने की वजह से जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, जो कॉमन सेल है तुम्हारे इंटेस्टाइन का, वो उसका डिक्रीज हो गया है। मेनली जो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा शरीर में जब बाहर से एंटर करता है उसके अगेंस्ट फाइट करता है, एंड कंपटीशन होता है उनमें कॉमन सेल और हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा एंड आउटसाइड ऑर्गेनिज्म में, एंड
इसके वजह से हमारा शरीर में जो इंटेस्टाइनल फ्लो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हमें एंटीबायोटिक ले लिया ज़्यादा मात्रा में, और तो एंटीबायोटिक क्या करता है, जो इंटेस्टाइनल फ्लो है उसको भी सप्रेस कर देता है, एंड इसके वजह से बाद में हमारा कोई जब सल्मोनेला टाइफी और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो एंटर किया तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकेगा, तो उसके वजह से हमारा इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि जो सल्मोनेला का रूट है हमारा बॉडी में कैसा ये एंटर करता है एंड कैसे डिजीज कॉज करता है। तो देखो, मैंने पहले बोला था कि ये ओरल रूट से एंटर करता है, तो पहले हमारा खाने कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर इंगेशन के बाद हमारा मुंह से एंटर किया, फिर एंटर करने के बाद ये इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। इंटेस्टाइन में पहुंच के ये इंटेस्टाइन का जो सेल है, म्यूकस मेम्ब्रेन का सेल जो है, उसमें एक मेम्ब्रेन फोल्ड क्रिएट करता है। तो देख लो, मान लो ये हमारा एक इंटेस्टाइन का सेल है, एक मिनट, ये एक इंटेस्टाइन का सेल है। तो इस सेल में जब मान लो इंटेस्टाइन का लूमेन एंड इंटेस्टाइन का सेल है, जब मान लो ये बैक्टीरिया है, जब ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो यहाँ पे ये मान लो एम सेल है इंटेस्टाइन का, तो एम सेल में एक मेम्ब्रेन फोल्ड क्रिएट करेगा, मतलब ऐसा कोई फोल्ड क्रिएट किया बैक्टीरिया ने, सल्मोनेला टाइफी ने, तो इस फोल्ड में ये चला जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये फोल्ड कन्वर्ट हो जाएगा एक वेसिकल में, जो वेसिकल में इंटेस्टाइन जो एम सेल है इसका अंदर चला जाएगा। तो बैक्टीरिया ऐसे अंदर जाने के में खुद एक फोल्ड क्रिएट किया, फिर वो वैक्यूल में कन्वर्ट हुआ, वो वैक्यूल एनगल्फ हो गया एम सेल के अंदर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक्टीरिया मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो चलो हम देखते हैं कि एक मेम्ब्रेन फोल्ड क्रिएट करने के बाद जब बैक्टीरिया इनक्लोज्ड हो जाएगा एक लार्ज वेसिकल में, तो लार्ज वेसिकल में इनक्लोज्ड होने जाने के बाद जो वो एंटर करे जाएगा एम सेल में, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक्टीरिया मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फिर क्या होगा, फिर होगा कि एंटर कर जाने के बाद वो जो वेसिकल में एंटर किया वो सबम्यूकोसा लेयर में पहुंच जाएगा। तो सबम्यूकोसा लेयर में पहुंच जाने के बाद वो मैक्रोफेज आएगा एक सबम्यूकोसा लेयर में, एक मतलब बहुत सारा मैक्रोफेज आएगा, तो वो बैक्टीरिया को एक एक करके इनगल्फ कर लेगा, मतलब फेगोसाइटोस कर लेगा। तो हम जानते हैं जो मैक्रोफेज है वो मेनली डिस्ट्रॉय कर देता है कोई भी फॉरेन बॉडी को, लेकिन इस केस में वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा क्योंकि जो साल्मोनेला टाइफी है वो जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो कुछ चेंज कर देगा, तो इसकी वजह से वो ये अंदर मैक्रोफेज के अंदर जाने के बाद वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकेगा। फिर क्या होगा, फिर वो जो मैक्रोफेज है वो हमारा सबम्यूकोसा लेयर से ट्रैवल करके वो चला जाएगा लिम्फेटिक ऑर्गन में। तो लिम्फेटिक ऑर्गन में जाने के बाद वो बैक्टीरिया भी उसके साथ लिम्फेटिक ऑर्गन में पहुंच गया, तो उधर जाके वो लिम्फेटिक लिम्फ नोड से हमारा ब्लड सिस्टम में एंटर कर जाएगा, एंड वो ब्लड सिस्टम में एंटर करने के बाद वो वेरियस जो ऑर्गन है हमारा, जैसे कि रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम, किडनी, लंग्स, ऐसा कुछ ऑर्गन में वो चला जाएगा एंड उधर जाके तरह तरह का इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये था हमारा रूट। तो क्या बोला मैंने, कैसे जाएगा, पहले तुमने कोई कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर इनटेक कर लिया मुंह से, फिर वो जाएगा तुम्हारा इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो एक जो इंटेस्टाइनल का सेल है एम सेल म्यूकोसा लेयर में, तो उसमें एक मेम्ब्रेन फोल्ड क्रिएट करेगा, वो मेम्ब्रेन फोल्ड में से वो एंडोसाइटोस होकर वो एम सेल के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बैक्टीरिया मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस होने के बाद वो जो है बैक्टीरिया है वो सब म्यूकोसा लेयर में चला जाएगा। अब सब म्यूकोसा लेयर में चला जाने के बाद मैक्रोफेज उसको फेगोसाइटोस करेगा, तब मैक्रोफेज के अंदर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उसने मैक्रोफेज के जाने के पहले ही उसका मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लिया है, जैसे कि वो लाइसोसोमल एंजाइम से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। अब वो मैक्रोफेज उसको लेके चला जाएगा लिम्फ नोड और लिम्फेटिक ऑर्गन में, तो लिम्फेटिक ऑर्गन के जाने के बाद उधर से वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, एंड ब्लड स्ट्रीम से होके वो तरह तरह का ऑर्गन जैसे कि किडनी, लंग्स, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में हमारा लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड और जो बोन मैरो, लीवर, इस ऑर्गन में चला जाएगा, एंड उस ऑर्गन में जाके और पार्टिकुलर ऑर्गन में तरह तरह का डिजीज कॉज करेगा। तो ये था रूट ऑफ एंट्री एंड प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। तो अब हम देखेंगे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब
साल्मोनेला टाइफी क्या का डिजीज़ कॉज़ करता है हमारे शरीर में। तो पहले देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि हमारा बॉडी में एंटर करने के कितने दिन बाद वो क्लिनिकल सिम्पटम आएगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 10 से 14 डेज़। तो अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पहला पॉइंट कि फीवर। तो इसका एक फीवर का जो एक पैटर्न है वो है स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर, मतलब कि मान लो ये तुम्हारा बेसलाइन है बॉडी का टेम्परेचर का, मान लो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, और सॉरी एक मिनट, मान लो तुम्हारा ये बॉडी का टेम्परेचर बेसलाइन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तुम्हारा इन्फेक्शन जब फीवर आएगा तो मान लो टेम्परेचर इंक्रीज किया इतना कि 37 से 38 डिग्री चला गया। फिर धीरे धीरे तुम्हारा कुछ टाइम बाद फीवर का टेम्परेचर कम होगा, कम होने के होते होते फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, फिर इंक्रीज करने के एक टाइम बाद कम होगा, फिर इंक्रीज करेगा, ऐसा ऐसा चलता रहेगा। लेकिन फीवर देख सकते हो, फीवर कभी भी बेसलाइन टच नहीं करेगा, मतलब कम तो होगा लेकिन कभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिटर्न नहीं आएगा। कि कभी भी ट्रीटमेंट के दौरान तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब एक फीवर चलेगा, पहले क्लिनिकल सिम्पटम आने लगेगा फीवर, तो ऐसे ही इंक्रीज करता रहेगा। देखो ये स्टेप लैडर पैटर्न का एक सीरीज जैसा बन गया, तो इसको बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ रेमिटेंट फीवर। फिर है कि हेडेक, चील, काफ, स्वेटिंग, माइल्जिया, आर्थ्राल्जिया, तो सिर दर्द रहेगा, ठंड लगेगा, काशी होगा, फिर तुम्हारा स्वेटिंग होगा बहुत, मसल में पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा। फिर जो इसका एक सिम्पटम है कि रैश, तो एक स्पेशल टाइप का रैश होता है कि जिसको बोलते हैं रोज स्पॉट, मतलब रोज पिंक कलर का तुम्हारा शरीर में स्पॉट रैश जैसा निकलेगा। तो मेनली बेसिकली ये ट्रंक एंड चेस्ट रीजन में ज़्यादा पाया जाता है, एंड 30% ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट में शरीर में रैश देखा जा सकता है, एंड ये रैश मेनली बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ द फीवर में प्रोमिनेंट होता है। फिर हो सकता है कि एब्डोमिनल पेन हो, नोज़िया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये जीआई सिम्पटम है। फिर जीआई सिम्पटम में हो सकता है कि ज़्यादा सीवियर जाता है डिजीज़, मतलब लेट स्टेज में 3rd और 4th वीक में, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, इसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है। फिर तुम्हारा हेपाटोस्प्लीनोमेगाली, मतलब स्प्लीन एंड लिवर का एनलार्जमेंट, एपिटेक्सिस, मतलब नोज से ब्लीडिंग हो सकता है, रिलेटिव ब्राडिकार्डिया। तो ये रिलेटिव ब्राडिकार्डिया एक समझने की टर्म है, मतलब एक रूल है कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारा हार्ट रेट भी इंक्रीज करता है, लेकिन जो इधर होता है इधर भी हार्ट रेट थोड़ा इंक्रीज करता है, लेकिन हमारा जो जितना इंक्रीज करना चाहिए, मतलब मान लो कि तुम्हारा जब बॉडी का टेम्परेचर 37 से 39 हो गया तो तुम्हारा हार्ट रेट 70 से जाके 100 हो गया, लेकिन इस केस में 100 नहीं होगा, मान लो 70 से थोड़ा जाके 80 तक हुआ, तो ये जो हुआ जो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसका बोलते हैं रिलेटिव ब्राडिकार्डिया, इसलिए टर्म यूज़ किया गया है रिलेटिव ब्राडिकार्डिया। फिर हो सकता है न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे कि मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल अटैक्सिया, न्यूरोसाइकेटिक सिम्टम एक्सेट्रा। तो ये था हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें मेन जो है वो है कि रेड स्पॉट, रोज स्पॉट का रैश, तो एक मेन सिम्टम है कि रोज स्पॉट का रैश जो 30% ऑफ पेशेंट में पाया जाता है, एंड एंड ऑफ द फर्स्ट वीक में ये रैश प्रोमिनेंट होता है। तो दूसरा है कि इसका जो फीवर का पैटर्न है, जो स्टेप लैडर पैटर्न का फीवर होता है वो है, एंड इंक्यूबेशन टू 10 से 14 डेज। इसके अलावा हेपाटोस्प्लेनोमेगाली, एपिटेक्सिस, रिलेटिव ब्राडिकार्डिया, जीआई ब्लीडिंग, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ये भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि एपिडेमियोलॉजी के बारे में। तो एपिडेमियोलॉजी में पहले देखते हैं होस्ट, जो इसका ओनली होस्ट है वो ह्यूमन ही है, तो इसका
ह्यूमन ही ओनली होस्ट है। एंड फिर ट्रांसमिशन, तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ट्रांसमिशन के बारे में, कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिटेड होता है। एंड इसका प्रीवेलेंस, मतलब ये कितना होता है, ये कितना लोगों में दिखा जाता है। तो एज पर हु वर्ल्ड वाइड सिनेरियो हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड में 11 से 21 मिलियन लोग टाइफाइड फीवर से पर ईयर इन्फेक्टेड होता है। उनमें से करीबन 1.2 से 1.6 लाख लोगों को मौत हो जाता है। एंड पैराटाइफाइड फीवर अगर देखें तो 6 मिलियन केस ऑफ पैराटाइफाइड फीवर पर ईयर, एंड उनमें से 54,000 डेथ पर ईयर होता है। फिर ये मोर कॉमन है अर्बन एरिया में देन रूरल, क्योंकि अर्बन एरिया में क्राउडिंग ज़्यादा है, तो इसलिए एक ये ज़्यादा होता है। फिर एक मोर कॉमन है एडल्ट से ज़्यादा कॉमन है कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंस में, क्योंकि चाइल्ड एंड एडोलेसेंस एज में इम्यूनिटी थोड़ा कम रहता है। फिर जो फैक्टर फेवरिंग ट्रांसमिशन, मतलब कौन सा फैक्टर है जो साल्मोनेला टाइफी का ट्रांसमिशन में फेवर में सहायता कर सकता है। तो पहला जो फैक्टर है वो है कि जब पुअर सैनिटाइजेशन और इम्प्रॉपर क्लीनिंग हो ड्रिंकिंग वाटर का, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर दूसरा कि लैक ऑफ हैंड वॉशिंग एंड टॉयलेट एक्सेस एंड प्री और हेलियोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। मैंने बोला था कि हेलियोबैक्टर पाइलोरी जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कज कर सकता है। उसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रेशन डिक्रीज होगा, एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन डिक्रीज होने की वजह से जो साल्मोनेला टाइफी है वो ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो हम देखेंगे कैरियर्स, मतलब जो कैरियर है जो जिसके थ्रू ये कैरी होता है उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, मतलब जिस प्रोडक्ट से कैरी होता है उसके बेसिस पे। तो कैरियर को हम दो तरह के कैरियर को डिवाइड कर सकते हैं, एक है फीकल कैरियर एंड एक है यूरिनरी कैरियर। तो फीकल कैरियर में जो फीकल कैरियर है ये मोस्ट कॉमन है, एंड जो साल्मोनेला टाइफी है ये हमारा गॉल ब्लैडर में मल्टीप्लाई करता है। एंड गॉल ब्लैडर में सबको पता है कि गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। तो जो गॉल ब्लैडर में मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाइल सीक्रेट होकर इंटेस्टाइन में आएगा, उस दौरान जो साल्मोनेला टाइफी बाइल से होते हुए इंटेस्टाइन में आता है, फिर उधर फिशेस के साथ मिल के एक्सक्रीट हो जाता है। और वो जो कॉन्टामिनेटेड फिशेस है, जो किसी अगर उसके उस कॉन्टामिनेटेड फिशेस से हमारा वाटर और फूड प्रोडक्ट इन्फेक्ट हो गया, तो जो इन्फेक्टेड फूड प्रोडक्ट जो दूसरा पर्सन इंटेक करेगा तो उसको साल्मोनेला टाइफी होने का रिस्क ज़्यादा होगा। तो फिर है यूरिनरी कैरियर, तो यूरिनरी कैरियर में जो साल्मोनेला टाइफी है वो किडनी में मल्टीप्लाई करेगा, तो किडनी में मल्टीप्लाई करने के बाद वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करेगा। तो फिर हम डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन के बेसिस पे हम कैरियर को दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, कि एक है टेम्पोररी कैरियर एंड एक है परमानेंट कैरियर। तो और टेम्पोररी एंड परमानेंट और क्रॉनिक कैरियर। तो मेनली जो क्रॉनिक कैरियर हम उनको बोलेंगे जो मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा साल्मोनेला टाइफी को कैरी कर रहा है एंड हमारा सोसाइटी में उसको स्प्रेड कर रहा है। तो ऐसा 2 से 5% ऑफ केसेस ऑफ साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्टेड पर्सन तो क्रॉनिक कैरियर में कन्वर्ट हो सकता है। और जो हमने बताया था कि टेम्पोररी कैरियर, अगर कोई 3 मंथ और 3 मंथ से कम अगर साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है, तो वो उन लोगों को बोलता है कि टेम्पोररी कैरियर। तो ये 10% ऑफ इन्फेक्टेड पीपल में देखा जाता है कि वो टेम्पोररी कैरियर में कन्वर्ट हो गया है। तो पहला है कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, एंड सेकेंड है डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन। तो प्रोडक्ट के बेसिस पे फीकल कैरियर एंड यूरिनरी कैरियर, एंड डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन टेम्पोररी कैरियर एंड क्रॉनिक कैरियर। तो अब हम बात करेंगे कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, कि किस तरीके से हम साल्मोनेला टाइफी को लैब में डायग्नोस कर सकते हैं कि ये साल्मोनेला टाइफी का ही इन्फेक्शन है। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस का जो पहला पार्ट है वो है स्पेसिमेन कलेक्शन। तो हम स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे कि टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन के बेसिस पे, मतलब जो पेशेंट है वो आया है क्लिनिक पे, तो उसका इन्फेक्शन कितना दिन हो चुका है इन्फेक्शन होते हुए, उसके बेसिस पे हम स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। अगर जो पेशेंट है वो फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में आया, तो हम ब्लड, बोन मैरो और डिओडिनल एस्पिरेट कल्चर एज अ स्पेसिमेन यूज़ करेंगे। मतलब हम उसका ब्लड भी ले सकते हैं और बोन मैरो
बोन मैरो एस्पिरेट और ड्यूडिनल एस्पिरेशन भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन है ब्लड, क्योंकि बोन मैरो एस्पिरेशन, ड्यूडिनल एस्पिरेशन ये एक बहुत ही रिस्की एंड पेनफुल प्रोसीजर है, तो ब्लड लेना इजी है, इसके लिए हम मोस्ट प्रेफरेबली ब्लड ही लेते हैं। अगर वो सेकेंड वीक ऑफ इलनेस में आया तो हम सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस से हम कंफर्म करेंगे कि ये साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी की इन्फेक्शन है, तो इसके लिए हम सीरम एज ए स्पेसिमेन यूज़ करेंगे। तो सेरोलॉजी में हम थोड़ा सा पहले बता चुके हैं कि वाइटल टेस्ट है जो सेरोलॉजी में यूज़ होता है साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन के दौरान। फिर जो है, अगर पेशेंट में आ गया कि थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ इलनेस में, तो हम स्टूल और यूरिन एज अ कल्चर यूज़ करेंगे। फिर है कि ब्लड कल्चर, तो हम अब देखेंगे कि ब्लड कल्चर के बारे में। तो ब्लड कल्चर कब लेते हैं कि अगर पेशेंट फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में आया, तो फीवर लेके, अगर साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन फीवर लेके आया फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में एंड क्लिनिशियन में सस्पेक्ट किया है कि ये साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है, तो वो ब्लड कल्चर करने के लिए बोलते हैं। तो ब्लड कल्चर के केस में अगर साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है, तो 80 से 90% केस में वो ब्लड कल्चर पॉजिटिव आता है कि उसमें साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन पाया जाता है। तो ब्लड कल्चर करने के लिए हम कितने ml ब्लड लेते हैं, तो 8 से 10 ml ब्लड हम लेते हैं कि ब्लड कल्चर करने के लिए। तो ब्लड कल्चर बोतल, मतलब हम जिस बॉटल में हम ब्लड को लेते हैं, वो बॉटल क्या है, वो है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूशन मीडिया। मतलब एक बॉटल होता है, उसमें एक मीडिया डाला हुआ होता है, उसको बोलते हैं ब्रेन हार्ट इन्फ्यूशन मीडिया। तो उसमें हम ब्लड को लेते हैं एंड उसमें हम कल्चर करते हैं एंड कल्चर करके देखते हैं कि कि उसका साल्मोनेला टाइफी ग्रो हो रहा है कि नहीं। तो मेनली ब्रेन हार्ट इन्फ्यूशन मीडिया दो तरह का होता है कि एक मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। तो मोनोफेजिक मीडिया में बेसिकली ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन का लिक्विड होता है एंड बाइफेजिक मीडिया में लिक्विड प्लस अगार होता है। तो ये था ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन मीडियम जो बाइफेजिक और मोनोफेजिक दोनों तरह का होता है, जिसमें से बाइफेजिक सुपीरियर है क्योंकि उसमें ब्लड अगर ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ प्लस अगर रहता है, और अगर में हम बॉटल को टिल करके देख सकते हैं कि अगर में सलमान टाइफी का ग्रोथ हुआ है कि नहीं। एंड इसके लिए हमें जो मोनोफेजिक मीडिया है वो इन्फीरियर है क्योंकि उसमें से सिर्फ ब्रॉथ रहता है एंड उन ब्रॉथ को हमें निकल के दूसरा कल्चर में कल्चर करके देखना पड़ता है एंड इसके लिए हमें बार बार बॉटल खोलना पड़ता है, तो कंटामिनेशन का रिस्क ज़्यादा रहता है। फिर है ऑटोमेटेड बॉटल जो है बैक्टी एंड अलर्ट करके। तो सब हम एक लास्ट में देख लेंगे कि इसका पिक्चर कि कैसा होता है दिखने में। तो अभी के लिए सिर्फ नाम याद रख लो कि बैक्टी एंड अलर्ट जो ऑटोमेटेड बॉटल है, कि इसमें से ऑटोमेटिक सिग्नल दे देगा जब साल्मोनेला टाइफी का ग्रोथ होगा। तो फिर है इंक्यूबेशन। तो हम इस कन्वेनिशियल बॉटल को हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर के लिए रखते हैं ग्रोथ होने के लिए। तो ये था इंक्यूबेशन ऑफ द कन्वेनिशियल और ऑटोमेटेड बॉटल। तो अब हम देखेंगे कि सब कल्चर के बारे में, मतलब जब ब्रेनर इन्फ्यूजन बॉटल से जब हम लेके दूसरे कुछ मीडिया में हम ग्रो कराएंगे एंड उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफी है और नहीं। तो पहला है ब्लड अगर। तो ब्लड अगर में साल्मोनेला टाइफी नॉन हीमोलाइटिक मॉइस्ट कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। फिर है मैकोंग की अगर। तो मैकोंग के अगर पे कॉलोनी जो प्रोड्यूस होता है राउंड ट्रांसल्यूसेंट पेल एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिक। मेनली लैक्टोज फर्मेंटेड जो है ऑर्गेनिज्म है वो पिंक कलर का कॉलोनी देता है मैकोंग के अगर पे, लेकिन नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होने की वजह से ये पेल कलर, मतलब पेल और कलरलेस कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। फिर है कि स्टूल एंड यूरिन कल्चर। तो स्टूल एंड यूरिन कल्चर हम करेंगे जब पेशेंट थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ इन्फेक्शन में हमारे पास आएगा तब। तो यूजफुल है थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ इन्फेक्शन। एंड जब जो कैरियर है, हम किसी को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये कैरियर है, तो उसके जब हम कल्चर करेंगे लेके तो स्टूल और यूरिन को, तब हम स्टूल और यूरिन एज अ सैंपल यूज़ करेंगे। फिर है मीडिया यूज़ फॉर कल्चर। तो कौन सा मीडिया कल्चर के लिए यूज़ करते हैं हम। तो पहला जो मीडिया है
कि एनरिचमेंट ब्रॉथ। तो एनरिचमेंट ब्रॉथ क्या है कि एक किसी पार्टिकुलर टाइप को ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए प्रमोट करेगा एंड दूसरे को कुछ नहीं करेगा, लेकिन पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को प्रमोट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, मान लो तुम साल्मोनेला टाइफी को ग्रो करना चाहते हो, तो साल्मोनेला टाइफी के साथ फीसेस और स्टूल में बहुत सारा हमारा गट का कॉमन सेल और दूसरा कोई पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आ गया। हम जब एनरिचमेंट ब्रॉथ पे उन लोगों को ग्रो करेंगे तो साल्मोनेला टाइफी को बेनिफिट मिलेगा एंड साल्मोनेला टाइफी ज़्यादा ग्रो करेगा एंड दूसरा जो ऑर्गेनिज्म वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकेगा। तो ऐसा कुछ एनरिचमेंट ब्रॉथ है, उसका कुछ नाम देख लेते हैं कि फर्स्ट है सेलेनाइट एग ब्रॉथ, टेट्राथायोनाइट एग ब्रॉथ एंड फिर है ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ। जो ये 3 ब्रॉथ है वो साल्मोनेला टाइफी को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो यहाँ इधर जो एफ लिखा हुआ है तो एफ मतलब फिशेस। फिर है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है कि सिलेक्टिव मीडिया पे कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करता है उस मीडिया पे एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ इनहिबिट होता है। तो ऐसा सिलेक्टिव मीडिया है कि पहला है लो सिलेक्टिव मीडिया, मैकोंग की अगर। लो सिलेक्टिव मीडिया के बेसिस पे हम मैकोंग की अगर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें डिफरेंशिएट करता है लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर के बीच में। क्योंकि जो हमने डिस्कस किया कि साल्मोनेला टाइफी है, ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, तो ये मैकोंग की अगर पे पेल कलर का कॉलोनी देगा, इससे हम समझ सकेंगे कि ये शायद साल्मोनेला टाइफी हो सकता है, क्योंकि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है एंड हमारा मैकोंग की अगर पे पेल कलर का कॉलोनी आया है। फिर हम देखेंगे कि हाईली सिलेक्टिव मीडिया, मतलब अगर इस मीडिया पे साल्मोनेला टाइफी होगा तो इस मीडिया पे ही ग्रो करेगा। तो हाईली सिलेक्टिव मीडिया में फर्स्ट आता है कि डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगर। अगर डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगर में नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग पेल कॉलोनी विद ब्लैक सेंटर, मतलब तुमने साल्मोनेला टाइफी ऑर्गेनिज्म को अगर डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगर में ग्रो कराओगे तो वो साल्मोनेला टाइफी तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होने की वजह से पेल कलर का कॉलोनी देगा एंड ब्लैक डॉट डॉट जैसा वो कॉलोनी में स्पॉट रहेगा। तो उसके बेसिस पे हम समझ सकेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराया है हमने वो साल्मोनेला टाइफी हो सकता है। फिर है जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकुलेट अगर। तो जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकुलेट अगर जो है उसमें से जो है रेड कलर का कॉलोनी फॉर्म करेगा विद ब्लैक सेंटर। फिर जो है वो है एक स्पेशल मीडिया की है विल्सन ब्लेयर ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मुथ सल्फेट मीडियम। तो ये मीडिया पे हम तभी ग्रो कराते हैं साल्मोनेला टाइफी को जब कंटामिनेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म और कॉमेंसल से ज़्यादा मिलता है हमें। तो यूजफुल फॉर आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला टाइफी फ्रॉम हेवीली कंटामिनेटेड स्पीसीज। तो साल्मोनेला टाइफी का अपीयरेंस क्या होगा विल्सन ब्लेयर ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मुथ सल्फेट मीडिया पे कि जेड ब्लड कलर का एक कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा, जिसमें से जो ब्लैक कलर है इसका जेड ब्लैक कलर ये प्रोड्यूस होगा ड्यू की H2S प्रोडक्शन, मतलब H2S गैस प्रोडक्शन के वजह से केमिकल रिएक्शन से जो कलर आएगा उस कॉलोनी का वो जेड ब्लैक कलर का आएगा एंड शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस होगा। तो एक मीडिया है साल्मोनेला टाइफी को ग्रो करने वाला सिलेक्टिव मीडिया, हाईली सिलेक्टिव मीडिया, वो है विल्सन ब्लेयर ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मुथ सल्फेट मीडियम। इसको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट मीडियम है। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि पिक्चर। तो देखो यहाँ पे जो देख रहे हो ये वाला बॉटल, तो ये है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूशन का, ये भी है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूशन का, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो इसमें सिर्फ लिक्विड लिक्विड जैसा है, कुछ लिक्विड लिक्विड है, तो ये है मोनोफेजिक मीडिया एंड ये है बाइफेजिक मीडिया। देखो ये वाला जो दिख रहा है ये है सॉलिड मीडिया एंड दूसरा ये सब जो है ये है लिक्विड मीडिया। तो हम इस बॉटल को ये जो लिक्विड मीडिया है इसमें साल्मोनेला टाइफी है ऑर्गेनिज्म ब्लड कल्चर बोतल में, तो बाइफेजिक मीडिया में साल्मोनेला टाइफी है। तो मान लो कुछ टाइम बाद हम इस बॉटल को ऐसे हिला के वो साल्मोनेला टाइफी जो ब्रॉथ है वो आगर में दे देते हैं। तो आगर में हम देखते हैं कि साल्मोनेला टाइफी का ग्रोथ हुआ है कि नहीं। इसकी वजह से हमें बार बार बॉटल खोल के वो ब्रॉथ निकाल के दूसरे कल्चर में कल्चर नहीं करना पड़ता। तो ये एक ईजी प्रोसेस है एंड कॉन्टेमिनेशन कम होता है इससे चांस। तो ये बाइफेजिक मीडिया है। फिर जो है देखो ये है ब्लड अगर। तो ब्लड अगर में जो है ये देखो एक कॉलोनी प्रोड्यूस हुआ है ब्लड अगर में, ये है
साल्मोनेला टाइफी का कॉलोनी, शाइनी कॉलोनी है, देख लो। एंड ये मैकोंग के अगर पे देखो पेल कलर का कॉलोनी प्रोड्यूस हुआ है। ये सब कॉलोनी राउंडेड ट्रांसल्यूसेंट पेल कलर का कॉलोनी है, क्योंकि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड है। तो मैकोंग की अगर पे कॉलोनी है। फिर देख लो ये डीऑक्सीकुलेट सिट्रेट अगर है, तो इसमें देखो ये सब ब्लड डॉट 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 जो देख रहे हो ब्लैक सेंटर है, मैंने बोला था। और पेल कलर का कॉलोनी है, बैकग्राउंड देखो पेल कलर का कॉलोनी है। एंड देखो ब्लड डॉट 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 जो है ये है डीऑक्सीकुलेट सिट्रेट अगर पे। यहाँ पे एक्सडीएल अगर मतलब जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकुलेट अगर, इसमें साल्मोनेला टाइफी देखो रेड कलर का कॉलोनी फॉर्म किया है। एंड देखो ब्लैक ब्लैक ब्लैकिश अपीयरेंस है, देखो ब्लैक सेंटर। तो जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकुलेट अगर है। फिर जो स्पेशल मीडिया था हमारा विल्सन ब्रिलियन ग्रीन बिस्मुथ सल्फेट मीडियम। तो ये देखो ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हो ब्लैकिश ब्लैकिश H2S प्रोडक्शन के वजह से शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस हुआ है विथ ग्रीन बैकग्राउंड, इसलिए बोलते हैं ब्रिलियन ग्रीन कलर का। तो ये था हमारा कुछ टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर। तो अब हम देखेंगे कि कल्चर स्मेर एंड मोटिलिटी। तो पहले देखते हैं कि एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है एंड नॉन स्पोरिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड बेसिलाई। बेसिलाई मतलब रॉड शेप ऑर्गेनिज्म। फिर मोटाइल विथ पेरिट्रैकस फ्लैजेला। तो पेरिट्रैकस फ्लैजेला क्या होता है, मान लो अगर एक बेसिलाई हुआ तो इसका हर चारी तरफ से इसका एक फ्लैजेला निकलेगा। तो ऐसा ऐसा पूरा फ्लैजेला फ्लैजेला है कि एक बेसिलाई है, इसका चारी तरफ से एक फ्लैजेला फ्लैजेला निकल गया है, तो इसको बोलते हैं पेरिट्रैकस फ्लैजेला। तो बेसिलाई मोटाइल विथ पेरिट्रैकस फ्लैजेला। फिर है कि आइडेंटिफिकेशन। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। एक है कन्वेंशियल मेथड एंड एक है कि ऑटोमेटेड मेथड। तो फर्स्ट है फर्स्ट देखते हैं हम ऑटोमेटेड मेथड में। ऑटोमेटेड मेथड में दो मेथड है कि मल्टीटॉप और बाइटिक। तो नाम याद रखो, मल्टीटॉप एंड बाइटिक। एंड कन्वेंशियल मेथड मतलब हम बायोकेमिकल टेस्ट करके देखेंगे कि इसका कौन सा क्या साइट्रेट और इंडोल और यूडीएस कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव आता है, उसके बेसिस पे हम रिसर्च कर सकेंगे। तो देखते हैं, एक कैटालिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है तो इंटरबैक्टरी से बिलोंग करते हैं, तो कैटालिस्ट पॉजिटिव होगा एंड यूडीएस टेस्ट इसका नेगेटिव होगा एंड ऑक्सीडेज भी नेगेटिव होगा। मतलब इंटरबैक्टरी में मेन फीचर है कि कैटालिस्ट पॉजिटिव एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव। इसके अलावा इसका स्पेशल कुछ केस है टेस्ट है जो इंडोल टेस्ट। तो इंडोल टेस्ट भी नेगेटिव देता है, साइट्रेट भी नेगेटिव देता है, यूरियस टेस्ट भी नेगेटिव देता है। एंड ट्रिपल सुगर आयरन टेस्ट करके कुछ है, उसमें ये गैस प्रोड्यूस करता है एक्सेप्ट साल्मोनेला टाइफी, क्योंकि वो एनारोजेनिक है। एनारोजेनिक मतलब जो गैस प्रोड्यूस नहीं करता। तो फिर है स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड। तो स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड क्या होता है, स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड पे हम एक स्लाइड लेते हैं एंड उस स्लाइड पे एंटीजन एंड एंटीबॉडी का मिक्स करते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी। मान लो हमने कोई एंटीजन लिया, अननोन एंटीजन, एंड उसके अगेंस्ट नोन एंटीबॉडी देंगे उसमें। अगर वो हमारा नोन एंटीबॉडी का एंटीडोट हुआ तो तो एग्लूटिनेट कर जाएगा। तो हम बोल सकेंगे कि हमने ये वाला एंटीबॉडी दिया तो एग्लूटिनेट हुआ, मतलब इसका एंटीजन ये होगा। तो देखते हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन एट जीनस लेवल पे कर सकेंगे। तो साल्मोनेला टाइफी के लिए जो हम एंटीसेरा यूज़ करते हैं वो है O9 एंटीसेरा फॉर एग्लूटिनेशन। साल्मोनेला पैराटाइफी ए के लिए हम O2 एंटीसेरा यूज़ करेंगे। साल्मोनेला पैराटाइफी बी के लिए हम यूज़ करते हैं O4 एंटीसेरा। तो अब हम देखेंगे कि वाइटल टेस्ट के बारे में, जो सेरोलॉजिकल टेस्ट है बेसिकली, जिससे कि हमें सीरम में एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट। तो साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट जो डिटेक्ट करने वाला जो वाइटल टेस्ट है, ये बहुत ही पुराना टेस्ट है एंड वाइडली यूज्ड है। ये टेस्ट बहुत दिनों से भी यूज़ हो रहा है एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड भी है। एंड हम ये टेस्ट कब करेंगे, जब हमारा सेकेंड वीक ऑफ इलनेस में हम बेसिकली टेस्ट करते हैं। अब इस टेस्ट के लिए जो हम एंटीजन यूज़ करते हैं, तो वो एंटीजन बेसिकली TO, TH, AH एंड BH। इधर T का मतलब है साल्मोनेला टाइफी एंड O का मतलब है कि वो एंटीजन, H का मतलब है H एंटीजन, A का मतलब साल्मोनेला पैराटाइफी A एंड B का मतलब साल्मोनेला पैराटाइफी B। तो पहला जो है TO,
इसका मतलब साल्मोनेला टाइफी का ओ एंटीजन हम यूज़ करेंगे। TH मतलब साल्मोनेला टाइफी का H एंटीजन, AH मतलब साल्मोनेला पैराटाइफी का पैराटाइफी A का H एंटीजन, एंड B मतलब BH मतलब साल्मोनेला पैराटाइफी B का H एंटीजन हम यूज़ करेंगे। तो फिर है कि प्रिंसिपल, तो इस प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी का जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है ये टेस्ट का हमारा प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम देखते हैं, चलो प्रोसीड्यूर। तो प्रोसीड्यूर में क्या है, हम पहले मान लो एक टेस्ट ट्यूब लिया, तो देखो पहले हमने मान लो 4 टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब, यानी 4 टेस्ट ट्यूब लिया। तो ये 4 टेस्ट ट्यूब में पहले हमने दिया कि जो हमने सीरम लिया था, जो सीरम लिया था वो सीरम ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉप ड्रॉप करके हम सैलाइन देंगे, नॉर्मल सैलाइन देंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे। कितना डाइल्यूट, 1/10 से 1/640 डाइल्यूशन। मतलब हमने अगर एक ड्रॉप सैलाइन सीरम लिया तो उसमें हम 10 ड्रॉप नॉर्मल सैलाइन से 640 ड्रॉप हम नॉर्मल सैलाइन देंगे। तो ऐसे हम 4 सेट प्रिपेयर करेंगे। तो इन 4 सेट में हम एक एक करके क्या देंगे, हम एक एक करके वेरियस टाइप का जो एंटीजन है, एंटीजन हम एक एक करके इनमें देंगे। तो इनमें एक एक करके एंटीजन देने से क्या होगा, मान लो टेस्ट ट्यूब लिया, थोड़ा हम पहले मान लो 1/100 डाइल्यूशन किया, उनमें 4 टेस्ट ट्यूब में लिया, 1/100 डाइल्यूशन का, वो 1/100 डाइल्यूशन का 4 टेस्ट ट्यूब में हम 4 तरह का जो एंटीजन TO, TH, AH, BH एंटीजन 4 टेस्ट ट्यूब में दिया। तो हमने देखा एग्लूटेशन नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या किया, दूसरा 4 सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर किया, उनमें हमने फिर से मतलब थोड़ा डाइल्यूशन बढ़ा दिया, 150 किया। तो फिर 4 तरह का एंटीजन उनमें एक एक करके दिया, फिर देखा डाइल्यूशन नहीं हुआ, तो फिर से हमने थोड़ा डाइल्यूशन इंक्रीज किया, वहाँ अब 1/200 किया, तो देखा अब 4 एंटीजन दिया, उनमें से कुछ का एग्लूटिनेशन हुआ, कुछ का एग्लूटिनेशन नहीं हुआ। तो मतलब कुछ का तो हुआ ना, तो उसका बेसिस पे हम देखेंगे कि किस किस एंटीजन देने से वो एंटीसेरा में एग्लूटिनेशन हुआ, एंड उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि वो कौन सा स्पीसीज है सल्मोनेला का। तो हमने 4 सेट प्रिपेयर किया, फिर इस सेट में हम एक एक करके एंटीजन सस्पेंशन ऐड करेंगे। तो एंटीजन सस्पेंशन ऐड करने के बाद हम तो इंक्यूबेट करेंगे वाटर बाथ में 37 डिग्री ओवरनाइट, एंड फिर हम रिजल्ट देखेंगे। तो रिजल्ट में क्या हो सकता है, तो रिजल्ट में हो सकता है कि हमने पाया कि TO एंड TH एंटीबॉडी हमने देखा कि वो जो सैंपल है उसमें है। तो TO एंड TH एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट होगा सीरम में, तो वो साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन होगा, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी का हमने O एंटीजन एंड साल्मोनेला टाइफी के H एंटीजन हमारा ब्लड में प्रेजेंट है। तो एंटेरिक फीवर जो है वो साल्मोनेला टाइफी रिलेटेड है। अगर देखा कि TO एंड AH इंक्रीज हुआ एंटीबॉडी, तो वो होगा साल्मोनेला पैराटाइफी का इन्फेक्शन, क्योंकि पैराटाइफी का H एंटीजन प्रेजेंट है। अगर TO BH हुआ तो साल्मोनेला पैराटाइफी B का इन्फेक्शन। अगर मान लो सिर्फ TO का इन्फेक्शन हुआ, तो हम समझेंगे कि वो रिसेंट इन्फेक्शन है और वो किसी भी स्पीसीज की वजह से हो सकता है, क्योंकि हम वो पहले वीडियो के शुरू में देखे थे कि वो एंटीजन किस रिलेटेड केस में इंक्रीज होता है, कि रिसेंट इन्फेक्शन में, क्योंकि वो एंटीजन पहले आता है एंड पहले चला जाता है, तो रिसेंट इन्फेक्शन इंडिकेट करता है। अगर अगर ओनली TH एंटीबॉडी इंक्रीज हुआ तो क्या समझेंगे कि ये लेट फेज ऑफ इन्फेक्शन है, क्योंकि तब तक लेट फेज होते होते वो एंटीजन जो है वो चला गया। अगर मान लो तीनों एंटीबॉडी इंक्रीज हुआ, TH, AH एंड BH, तो ये पोस्ट TAB वैक्सीनेशन फेज है। मतलब एक वैक्सीनेशन अगेंस्ट होता है साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट, जो TAB नाम करके है, तो पर्सन वैक्सीनेटेड है TAB वैक्सीनेशन से, तो इसलिए हमें तीनों एंटीबॉडी का टाइटर हमें दिखाई दिया। तो ये था रिजल्ट का पार्ट। फिर है सिग्निफिकेंट टाइटर।
तो पहले हम जान लेते हैं कि टाइटर क्या है। तो टाइटर एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूशन है जिसमें हमारा पहले बार एग्लूटिनेशन रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। तो मिनिमम जिस डाइल्यूशन पे पहली बार एंटी ग्लूटिनेशन पॉजिटिव मिलता है वो वैल्यू को हम बोलते हैं उसका टाइटर। तो मान लो टाइटर 100 एंड 150। तो इसका मतलब क्या है, 150 मतलब 150 टाइटर मिला किसी में और किसी में 100 मिला, तो मतलब जो 150 वाला टाइटर है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उनका सीरम में एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था। एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हमें ज़्यादा नॉर्मल सलाइन डालना पड़ा। नॉर्मल सलाइन ज़्यादा डाला मतलब 1/150 डाला, मतलब 1 ड्रॉप एंटीसेरा के अगेंस्ट में हम 150 ड्रॉप्स नॉर्मल सलाइन डाला। फिर जाके वो जो हम एंटीजन देंगे उसके साथ एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। फिर हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेम होने के बाद एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। तो इसकी वजह से 1/50 टाइटर्स का जो पेशेंट है उनमें इन्फेक्शन लोड ज़्यादा है। तो ऐसे करके इंडिया में अगर किसी को साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ, उसका जो एच एंटीजन का एग्लूटिनेशन टाइटर अगर 200 से ज़्यादा हुआ तो हम वो उसके कन्वीनियंट टाइटर मानते हैं, एंड वो एग्लूटिनेशन के केस में 100 के केस में, क्योंकि ये इंडिया में एंडेमिक केस है एंड ज़्यादातर लोग वैक्सीनेशन हो चुका है इसके अगेंस्ट। तो कुछ ना कुछ टाइटर तो प्रेजेंट ही रहता है। तो अगर कट ऑफ वैल्यू है वो एच एंटीजन के लिए, एच एंटीबॉडी के लिए 200 एंड वो एंटीबॉडी के लिए 100। फिर है फॉल्स पॉजिटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कब कब आता है? तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है कि एमनिस्टिक रेस्पॉन्स के टाइम। एमनिस्टिक रेस्पॉन्स क्या है? एमनिस्टिक रेस्पॉन्स मान लो कोई पर्सन पहले साल्मोनेला टाइफी और से इन्फेक्ट होकर टाइफाइड फीवर हुआ था उनको, फिर कुछ साल बाद उनको कोई दूसरा इन्फेक्शन हुआ मलेरिया और डेंगू की वजह से। फिर हमने एग्लूटिनेशन रिएक्शन किया, वाइडल टेस्ट किया, उनमें टाइटर कुछ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो उनको हमने पॉजिटिव मान लिया साल्मोनेला टाइफी का पॉजिटिव, मतलब हमने सस्पेक्ट कर लिया कि फिर से आदमी साल्मोनेला टाइफी से इन्फेक्ट होकर टाइफाइड फीवर हो गया। तो ये फॉल्स पॉजिटिव केस है, तो इसको बोलते हैं एमनिस्टिक रेस्पॉन्स। कि a transient rise in titer due to unrelated infections such as malaria dengue in person who have had prior enteric fever exposure। फिर हो सकता है कि प्योर इम्यूनाइजेशन हो गया हो, मतलब वो व्यक्ति इम्यूनाइज्ड है वैक्सीन से, तो उनमें भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। फिर हम देखेंगे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम किसको बोलेंगे। मान लो हमने आज टाइटर किया, तो टाइटर आया हमारा पास कि मान लो 100। तो हम जब एक हफ्ता बाद टाइटर करेंगे वाइटल टेस्ट से, तो हमारा एंटीजन का टाइटर आया 400। तो ये जो 4 फोल्ड इंक्रीज हुआ, तो ये हमारा साइन है कि ये ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट का डेफिनेशन है कि एंटीबॉडी का टाइटर 1 वीक के बाद 4 फोल्ड रेज होगा। फिर हम देखेंगे कि फॉल्स नेगेटिव किस किस केस में हो सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम सेरोलॉजी कब करते हैं, सेकंड वीक में, मतलब बीच के टाइम में, ना फर्स्ट वीक में और ना थर्ड और फोर्थ वीक में, तो बीच वीक में करते हैं। अगर हमने फर्स्ट वीक में ज़्यादा जल्दी कर लिया तो नेगेटिव आ सकता है, और ज़्यादा लेट कर लिया तो भी नेगेटिव आ सकता है। तो देखो अर्ली स्टेज में और लेट स्टेज में। फिर कैरियर में क्योंकि कैरियर और लेट बहुत दिन से चला आ रहा है, वो इन्फेक्टेड बहुत पहले हुआ था, वो अब लो लेवल की इन्फेक्शन है, तो उनमें भी कैरियर स्टेट में भी फॉल्स रिजल्ट आ सकता है। फिर पेशेंट ऑन एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया का लोड है, बेसिलस का लोड है, वो कम कर देगा, तो उसके वजह से एंटीबॉडी कम प्रोड्यूस होगा, तो तब फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। और ड्यू टू प्रोजोन फिनोमेना, तो प्रोजोन फिनोमेना क्या है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमारा एग्लूटिनेशन रिएक्शन होने के लिए एंटीजन एंड एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना पड़ता है। अगर सेम नहीं हुआ तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो मान लो हमारा टेस्ट करने के दौरान हमने जो इस कंसंट्रेशन पे एंटीजन लिया था और एंटीबॉडी लिया था सीरम में, उसका कंसंट्रेशन मैच नहीं हुआ और एग्लूटेशन नहीं हुआ, तो हमने समझ लिया ये कि नेगेटिव केस है। लेकिन ये नहीं है हमारा। हाँ, हमको क्या करना चाहिए था उस वक्त, हमारा थोड़ा और डाइल्यूशन इंक्रीज करके देखना चाहिए था, एंड स्टेप बाय स्टेप हमारा एंटीजन ऐड करना चाहिए था और देखना चाहिए था कब एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है। तो हम कितने देर तक वो डाइल्यूशन करते रहेंगे, तो हम पहले बोला था 110 से 140 डाइल्यूशन तक, मतलब
हमने अगर 1 ड्रॉप सीरम लिया तो हमने उसमें हाईएस्ट 640 ड्रॉप तक नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे एंड देखेंगे कि एग्लूटिनेशन हो रहा है कि नहीं। अगर 640 ड्रॉप ऐड करने के बाद भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो हम वो नेगेटिव केस बोल सकते हैं। एंड अदर एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट जो है वो है टाइफी डॉट टेस्ट एंड डॉट ब्लॉट टेस्ट है। एंड तो अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मेथड ऑफ डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर मेथड में जो है वो है पीसीआर टेक्निक, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम जो साल्मोनेला टाइफी है इसके अगेंस्ट जो वेरियस टाइप का जीन है वो डिटेक्ट करेंगे। तो क्या क्या जीन डिटेक्ट करेंगे कि फ्लाजेलिन जीन, ईरो-बी जीन और फ्लिक जीन। तो ये हमें पीसीआर से डिटेक्ट करेंगे कि सस्पेक्टेड केस ऑफ साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी इन्फेक्शन। फिर जो है वो है कि अदर नॉन स्पेसिफिक मेथड, मतलब और भी कोई नॉन स्पेसिफिक मेथड जो छोटा मोटा करके है वो देखते हैं। वो पहला है कि न्यूट्रोपेनिया, मतलब न्यूट्रोफिल काउंट डिक्रीज हो जाएगा साल्मोनेला टाइफिक इन्फेक्शन में। फिर ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब ल्यूकोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्टर्ड लिवर फंक्शन टेस्ट आएगा एंड मसल जो एंजाइम है उसका लेवल ब्लड में मॉडरेटली एलिवेट हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा लेबोरेटरी डायग्नोसिस का पार्ट साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन और साल्मोनेला पैराटाइफी रिलेटेड इन्फेक्शन में। तो देख लेते हैं पहले से कि हमने पहले पढ़ा कि स्पेसिमेन क्या लेंगे, कि स्पेसिमेन हम इधर लेंगे कि वीक पे बेसिस पे कि फर्स्ट वीक में ब्लड, बोन मेरो और डिओडिनल स्वेट, सेकेंड वीक में सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए सीरम, थर्ड एंड फोर्थ वीक में यूरिन एंड स्टूल सैंपल। फिर हमने देखा कि वेरियस टाइप ऑफ मीडिया लाइक ब्लड अगर मैकोन के अगर पे कैसे ग्रोथ होता है, एनरिचमेंट मीडिया, एनरिचमेंट में ब्रॉथ लाइक सेलेनाइट एग ब्रॉथ, टेट्रासाइनाइड एग ब्रॉथ, ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ। फिर हमने देखा कि सिलेक्टिव मीडिया कि जैसे कि डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगर, जाइलोज लाइसिन, डीऑक्सीकोलेट अगर, विल्सन ब्लेयर, ब्रिलियन ग्रीन बिस्मुथ मीडिया, इसमें कौन सा तरह का कॉलोनी फॉर्म होता है, जैसे कि उनमें विल्सन ब्लेयर ब्रिलियन ग्रीन बिस्मुथ मीडिया में जेड ब्लैक कलर का शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस होता है। फिर हमने देखा कि डिटेक्शन का तरीका, आइडेंटिफिकेशन का, मतलब मल्टीट ऑफ भाइटेक जो ऑटोमेटेड मेथड है, कन्वेंशियल मेथड में साइट्रेट पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव, फिर नेगेटिव हुआ यूरियस का ऐसा। फिर हमने देखा कि इसका मोटिलिटी पेरिट्रिकस फ्लैजेला से। फिर हमने डिस्कस किया कि वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मेथड लाइक पीसीआर जिसमें हमने जीन डिटेक्शन किया, इर्बो जीन, फ्लिक जीन। फिर हमने किया कि जो वाइटल टेस्ट है जो एंटीजन एंटीबॉडी का एग्लूटिनेशन के बेसिस पे प्रिंसिपल पे कम करता है एंड अदर नॉन स्पेसिफिक मेथड। तो लास्ट में हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट पार्ट। तो इसका ट्रीटमेंट पार्ट में बेसिकली हमें देखना है कि बेसिकली कौन सा मेडिसिन है जो साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट काम करता है एंड हम कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस है साल्मोनेला इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो है सेफ्ट्राएक्सोन। तो सेफ्ट्राएक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस है, एक थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन कैटेगरी का ड्रग है। ये हमें आईवी देना पड़ता है 1 से 2 ग्राम पर डे फॉर 10 to 14 डेज। तो सेफ्ट्राएक्सोन हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर है एजिथ्रोमाइसिन, इसको हम ओरल दे सकते हैं। तो 1 ग्राम पर डे फॉर 5 डे एजिथ्रोमाइसिन। फिर दूसरा तरह के है कि फ्लोरोक्विनोलोन जिसका कैटेगरी में ड्रग है कि सेफ्ट्राएक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिसको हम 500 मिलीग्राम बीडी देंगे ओरल फॉर 5 डेज। फिर आता है कि ड्रग जो हम पास्ट में यूज करते थे, इनमें से एक क्लोरामफेनिकॉल, एमोक्सिसिलिन एंड कोट्राइमोक्साजोल। तो ये ड्रग हम अभी यूज नहीं करते क्योंकि इसके अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी रेजिस्टेंस हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि जो कैरियर है वो कैरियर में ट्रीटमेंट। तो कैरियर में ट्रीटमेंट बेसिकली एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन प्लस प्रोबेनर्सिड 6 वीक के लिए देते हैं हम। फिर दूसरा जो सेवरर केस होता है उसमें हम सर्जरी करते हैं जो कोलेसिस्टेक्टोमी। तो क्योंकि जो साल्मोनेला टाइफी है हमने देखा था कि ये बाइल
बाइल से होके फीसेस में जाता है, मतलब गॉल ब्लाडर में मल्टीप्लाई करता है, तो हमने कोलेसिस्टेक्टोमी कर दिया। एंड कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद हमने एम्पिसिलिन ड्रग देंगे पेशेंट को कि ब्लड में जो है वो भी सप्रेस हो जाए। तो आप देखते हैं वैक्सीन के बारे में। तो हमने बताया था कि इसका जो सरफेस एनवेलप एंटीजन है वीआई एंटीजन, तो मेनली वो वीआई एंटीजन से हम वैक्सीन बनाते हैं। तो जो फर्स्ट वैक्सीन है वो है वीआई एंटीजन कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन और वीआई सीपीएस। तो ये साल्मोनेला टाइफी स्ट्रेन TY2 को लेके बनाया गया है। तो हमें इसको सिंगल डोज में यूज़ करते हैं 25 मिलीग्राम IM इंट्रामस्कुलर, एंड 2 साल बाद हम इसका बूस्टर डोज देते हैं। लेकिन ख्याल रखना है कि ये हमें 2 साल का नीचे के चिल्ड्रन में यूज़ नहीं करना है ये वीआई वैक्सीन, वीआई सीपीएस। सेकेंड जो वैक्सीन है वो है टाइफियोरल, नाम से ही पता चल रहा है कि ये टाइफाइड फीवर में देते हैं। एंड ओरल वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूएटेड ओरल वैक्सीन। एंड ये साल्मोनेला टाइफी TY21A स्ट्रेन को लेके बनाया गया है। एंड इस वैक्सीन में जो है UDP गैलेक्टोज 4 एपिमरेज जो एंजाइम है वो स्ट्रेन में नहीं है, क्योंकि ये जो एंजाइम है UDP गैलेक्टोज 4 एपिमरेज, ये एंजाइम साल्मोनेला टाइफी को ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड उसके रिलेटेड वायरुलेंस फैक्टर जनरेट होता है बॉडी में। अगर ये एंजाइम ही नहीं रहा तो साल्मोनेला टाइफी का जो ग्रोथ है वो रिड्यूस रहेगा एंड हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स भी बना रहेगा। तो ये वैक्सीन सिर्फ ओरल जो वैक्सीन है हम 6 ईयर के ज़्यादा के एज का पेशेंट में यूज़ करेंगे। एंड जो इसका डोज है हम मान लो आज दिया, एक दिन बाद फिर दिया, फिर एक दिन बाद एंड फिर एक दिन बाद, ऐसे करके डे 1, 3, 5 एंड 7 में देंगे। एंड फिर 5 साल बाद एवरी 5 साल बाद हम इसका बूस्टर डोज देंगे। बूस्टर डोज भी सेम फैशन में देंगे 1, 3, 5, 7 डेज में। हमारा लास्ट जो वैक्सीन है VIREPA, मतलब जो VI कैप्सुलेटेड एंटीजन है उसका जो VI एंटीजन है वो रिकॉम्बिनेंट किया गया है स्यूडोमोनास एरिज़ोनासा एक्सोटॉक्सिन ए के साथ। यहाँ पे जो ER है, VI मतलब VI एंटीजन, R मतलब रिकॉम्बिनेंट, E मतलब एक्सोटॉक्सिन ऑफ स्यूडोमोनास एरिज़ोनासा ए का। तो ये हम यूज़ करते हैं, ये हम 2 साल के नीचे के एज का बच्चे में यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा पूरा आज का वीडियो अबाउट साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला टाइफी रिलेटेड टाइफाइड फीवर। तो हमने एक एक करके डिस्कस किया कि पहले हमने देखा कि उसका क्लासिफिकेशन देखा, टाइफाइडल नॉन टाइफाइडल, फिर हमने एक एक करके उसका क्लिनिकल फीचर कैसे हमें कौन सा रूट से हमारा बॉडी में एंटर करके कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है सब देखा। फिर हमने लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सभी एक एक करके डिस्कस किया। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड हम सबको ऑल द बेस्ट बोलते हैं एंड थैंक यू।